नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं बजट पर और ये है उम्मीदों का बजट, क्योंकि आखिरकार जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो वित्त मंत्री हैं, वो भी महिलाएं हैं। तो महिलाएं क्या चाहती हैं बजट से, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जयपुर में हम एक बहुत ही खास जगह पे हैं और हम यहाँ पर हैं, इनको कहते हैं रतन टेक्सटाइल। ये जो स्टोर है और जो एक छोटा घरेलू उद्योग था, आज वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट और रिटेल यूनिट बन गया है। इसकी शुरुआत 40 साल पहले सविता जैन ने की थी। सविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने जो एक छोटा सा उद्योग शुरू किया था, आज इतना बड़ा रिटेल और एक्सपोर्ट यूनिट बन गया है। तो उस टाइम जब शुरुआत हुई थी, क्या सोच के आपने शुरू किया और आज कैसा लगता है आपको? मैंने सोचा नहीं था कि इतना मुझे वो मिलेगा, पर अब ये टाइम है कि मुझे पीछे देखने का टाइम ही नहीं मिलता है इसलिए। और आपकी बहुएं पोती सब? हाँ, बहुएं पोतियाँ पोते सब इसी काम में, इसी लाइन में पढ़ाई करी है और इसी लाइन में आ रहे हैं सब। और आप लोग करते क्या है? मतलब जो रंगाई छपाई का काम है, ट्रेडिशनल एक तरह से जो हस्तकला है, उसको आप लोग प्रमोट करते हैं, उसको आपने एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दिया है। उसी का जैसे कपड़े जो है उस पे आपने हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह किया है, साड़ीज बनाई है। साड़ीज़ और बेड कवर, रजाई, टेबल कवर्स वगैरह बनाते हैं और गारमेंट्स बनाते हैं हम लोग इसी का। और जो भी ये गारमेंट्स बनाते हैं वो बिल्कुल ट्रेडिशनल जो जयपुरी हैंडीक्राफ्ट है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को लेकर बनाते हैं। इसलिए मैं रघुश्री पौदार जी के पास आने के थोड़ा सा पहले मैं इसी क्राफ्ट के बारे में बात करते हुए पूजा से पूछूंगी। पूजा ने एक बहुत ही सुंदर हैंड ब्लॉक प्रिंट का सूट भी पहन रखा है, लेकिन उनका काम यहाँ से ब्रांच ऑफ करके पेपर मैशे पे है। पूजा, थोड़ा सा आप बताइए कि जो आप इंडस्ट्री आप लोग ने शुरू की है, उसमें आपको क्या लगता है सरकार क्या और दे, और क्योंकि आप बहुत सारी महिलाओं को भी रोजगार देती है। बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है ये सारा हाथ से है। पेपर भी सब हाथ से ही बनाते हैं और एंड प्रोडक्ट जो होता है वो भी सब हाथ से ही बनता है। मशीन का उपयोग करीबन 10% होता होगा। इट्स 90% हैंड क्राफ्टेड। सो एंड अभी एट प्रेजेंट जो GST है एप्लीकेबल इस कैटेगरी में, वो 18% है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम ये compete कैसे करेंगे मार्केट में, इंडियन मार्केट में और एक्सपोर्ट में। जो डिब्बे या जो भी प्रोडक्ट बनते हैं नॉर्मल मशीन से और हम जो हाथ से बनाते हैं वो ऑब्वियसली महंगे हैं, एंड उसमें GST भी 18% है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ आर्टिजन्स को और महिलाओं को प्रमोट करे और ये जो GST की मात्रा है 18%, इसको कम करें या GST हटा दें। जैसे पहले वैट नहीं था, जब वैट था तब हैंडमेड पेपर पे वैट बिल्कुल नहीं था। आप वैट और GST दोनों दे रहे हैं? नहीं, वैट तो है ही नहीं अब, इट्स ओनली GST। पर GST 18 है। जब GST लागू नहीं हुआ था और वैट था, उस टाइम पे वैट 0 था हैंडमेड पेपर। दूसरी जो बात आपने कही है कि आपका एक ग्रीन इंडस्ट्री है, सिर्फ आप महिलाओं को नहीं, हैंडीक्राफ्ट और महिलाओं को ही नहीं रोजगार दे रही है, लेकिन आपका जो इंडस्ट्री है वो रिसाइकल और एक ग्रीन इंडस्ट्री है। तो ग्रीन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप क्या चाहते हैं? सो बेसिकली ग्रीन इंडस्ट्री से मतलब है कि ये जो पेपर बनता है इसके लिए हम पेड़ नहीं काटते हैं। जनरली पेपर बनता है पेड़ के पल्प से। हम जो टेक्सटाइल वेस्ट होता है उसको हम रिसाइकिल करके ये पेपर हम बनाते हैं। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सब्सिडी भी प्रोवाइड करना चाहिए, या कोई सस्ते में अगर कोई ज़मीन दे दे। जैसे बेसिकली राजस्थान में हम हैं, पानी की मात्रा की हमेशा कमी रहती है यहाँ पे। तो अगर हमें कोई ऐसा एरिया दे जहाँ पर पानी का वो हो, या फिर कोई स्पेशल फैसिलिटी दे दे जहाँ ये इंडस्ट्री हम डाल सकें, क्योंकि ये एक बहुत छोटी कॉटेज इंडस्ट्री टाइप्स है जो इतनी रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में भी देखेंगे तो मेनली हैंडमेड पेपर आपको राजस्थान में और डाउन साउथ पौंडीचेरी एरिया में ही मिलता है, और नेपाल और जापान और उस तरफ रहता है मेजर। लेकिन यहाँ पे इंडिया में इन दोनों जगह ही ये मैन्युफैक्चर होता है। सो कुछ गवर्नमेंट को ऐसा स्कीम लाना चाहिए कि कुछ सस्ते में अगर हमें ज़मीन मिल जाए जहाँ हम ये पेपर मेकिंग फैक्ट्री डाल लें, क्योंकि अभी हमारी सांगानेर में है। आपको पता है सांगानेर में पानी का बहुत इशू। कितनी महिलाओं को आप रोजगार देती हैं? कितना वर्कफोर्स? हमारे यहाँ 80 फीमेल वर्कर्स हैं एट प्रेजेंट जो काम कर रही हैं। रघुश्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बोला है। एक तो आप जयपुर की महिलाओं का
उद्योग में जो कौशल है वो देखिए, इनकी मदर इन लॉ, मेरे अभी ये मेरे को स्ट्राइक हुआ कि इनकी मदर इन लॉ ने टेक्सटाइल यूनिट है, टेक्सटाइल यूनिट से वेस्ट होता है तो उन्होंने एक पेपर मैशे का कर लिया है, तो कितना अच्छे से ये कनेक्ट हो रहा है। लेकिन जो महिलाएं आती है वर्कफोर्स में, जैसे आपने बताया वो 80 महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं, हम क्या और कर सकते हैं कि महिलाओं को रोज़गार मिले, और आपको क्या लगता है कि महिलाएं जो है वो क्या चाहती है बजट से? देखिए, महिलाएं सशक्तिकरण आज ही सत्य है, और ये पहले भी था कि नारी ही शक्ति है, नारी ही गार्गी है, नारी ही देवी है और नारी ही लक्ष्मी है। तो जब हम लक्ष्मी बोलते हैं तो महालक्ष्मी रूप में अब उसे एक हमें स्कीम चला देनी चाहिए, जिसके अंदर हर घर में भी जो नारी बैठी हुई है, मे बी मैटरनिटी लीव के चक्कर के अंदर, अब आप देखिए कि अब आप घर घर में कुछ हाउस होल्ड वर्क के अंदर छोटे प्रोजेक्ट्स डालें, जैसे हाथ में कांथा हो रहा है, उस कांथा की वर्कशॉप्स आप लगा दीजिए। उस कांथा के लिए हमें एक वर्कशॉप एरिया बने, जैसे जेम पोर्टल गवर्नमेंट ने डाला है, पर जेम पोर्टल का क्या सामान उन छोटी महिलाओं से सामान लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा। तो जब हमारे पास एक्सपोर्ट में कोई इंक्वायरी आती है तो एक छोटे ठेकेदार होते हैं जो बरेली और बाहर ले जाते हैं, पर क्या नहीं हम उसे राजस्थान में डेवलप कर पाएँ? तो यूपी साइड में महिलाएं घर से बहुत काम करती हैं, पर राजस्थान में इसकी लैक बहुत है अभी, ऑफकोर्स बाड़मेर साइड में बहुत है, पर बाकी जो एरिया है राजस्थान का वो अंडर डेवलप्ड है इस चीज़ को लेकर। तो अगर गवर्नमेंट एक स्कीम चलाए कि जहाँ से महिलाएं घर से आकर काम ले जाएं और वहाँ अपना वेतन लें और वापस ले जाएं, और आपने एक वेतन हब बने। और आपने जो वेतन की बात करी है, इसलिए मैं अभी आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने बहुत इंटरेस्टिंगली कहा था कि जो पगार है उसको डायरेक्टली हाथ में ना दिया जाए, बैंक में दिया जाए। देखिए, घर में क्या हो रहा है, जितनी भी बाई आती है, हाउस होल्ड काम करती है, उन्हें आप कैश दे देते हैं, वो कैश उनका सेविंग अकाउंट में जाएगा तो पैसा बढ़ेगा, वो उससे आगे कुछ और सोचेंगे। सुकन्या योजना जो है गवर्नमेंट की, कि उसके उस स्कीम के अंदर वो पैसा जमा करवा पाए अपने बेटी के जन्म पे, पर हाथ में जब उनके पास कैश ही नहीं होगा, घर में आते ही घर के पुरुष को वो दे देती है, पर बैंकिंग करे तो उससे कहीं ना कहीं महिला महालक्ष्मी जरूर बन जाएगी। जी जी, बहुत ही अच्छा सुझाव था आपका। मैं रिमी जी से पूछना चाहूँगी, रिमी आप डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, आपने काम किया है, साथ ही आप बिजनेस में भी हैं, आपके हस्बैंड के साथ आपने हेल्थ केयर में एक हॉस्पिटल चलाया है बहुत सक्सेसफुली। तो दो सवाल है मेरा, एक तो ये है कि जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हम देख रहे हैं हेल्थ केयर में, क्योंकि सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोड है, अब सरकार चाह रही है कि प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ पार्टनरशिप करें। दूसरा, हेल्थ केयर में महिलाएं क्या चाहती हैं? थैंक यू हर्षा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हेल्थ केयर में दोनों क्वेश्चंस का मैं जवाब देती हूँ। प्राइवेट पब्लिक जो एक माध्यम जो सरकार ने बनाया, आई थिंक वो बहुत ही डूएबल है, उसको करना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर आप प्राइवेट पे छोड़ देते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट फैक्टर आता है, और उसमें अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन रहेगा तो वो एक बहुत ही खुला प्रोजेक्ट होगा, उसमें सभी का जो एक दृष्टिकोण लिया जाएगा कि सरकार और आम आदमी दोनों का जुड़ाव होगा, और उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, और उससे एक ढंग से जिसको वाकई में फ़ायदा मिलना चाहिए वो पार्ट आएगा। इसमें मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप हॉस्पिटल में हैं और आप पेशेंट से इंटरैक्ट करती हैं, क्या आप देखती हैं कि जो महिलाएं हैं उनको फैमिलीज अच्छी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवा पाते हैं, या इसके लिए और कोई स्कीम्स होनी चाहिए? देखिए, स्कीम्स की तो कोई कमी नहीं है, पर अगेन मेरा आपसे एक ही बात कहना है कि जब महिलाएं आती है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मातृ शिशु वाला जो एक फैक्टर है, सब पॉपुलेशन हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बाल विवाह 18, 19, 11, 12 साल की लड़कियों की शादियां हो जाती है, जल्दी उनको मातृत्व का वो बोझ पड़ जाता है, और घर के अंदर उनको काम भी करना पड़ता है। तो अगर हम देखा जाए तो पेपर्स के ऊपर सरकार ने काफ़ी सारी मतलब योजनाएं चालू कर रखी है। पहले भामाशाह था, अब आयुष्मान भारत हो गया। महिलाओं को सुविधा है, पर अगर हम उसे और भी ज़्यादा ढंग से प्रमोट करना चाहें तो मेरा मानना है कि प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है देन द क्योर। तो एक ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी जागरूकताएं हम दे सकते हैं, स्पेशली जनसंख्या को लेके, स्पेशली महिला स्वास्थ्य को लेके, और भी कई सारी स्कीम्स अगर अपन, जैसे अपना ने बताया आंगनबाड़ी लेवल पे आशा वर्कर्स के साथ में, अगर वहीं से आप उनको एजुकेट करें, डाइट, खाना अभी भी पोषण बिल्कुल भी नहीं है महिलाओं के खाने पीने में, सिवाय बस वो रोटी सब्जी के कुछ भी नहीं खाती हैं। अक्सर जो हमारे पास में आती हैं आयरन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम नहीं है, कुपोषण से ग्रसित होती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो ये एक क्वालिटी ऑफ जो महिला स्वास्थ्य है वो भी घर से ही चालू होता है।
तो हेल्थ केयर तो एक आखिरी पड़ाव है जिसके ऊपर हम उनके साथ में, पर मेरा कहने का मतलब है कि जब वो आते हैं उससे पहले अगर उनका कुछ फाउंडेशन है, नींव मजबूत हो, तो वो और भी अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल, अगर महिला स्वस्थ रहेगी तो वर्कफोर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकेगी। वेदिका, 3rd जनरेशन है रतन में, इनकी दादी ने शुरू किया था और इनकी मम्मी भी यहाँ पर है और अब ये भी यहाँ पर आके जुड़ गई हैं। तो सब जगह से आपने पढ़ाई करके आप वापस घर आए हो, घर के बिजनेस में आए हो। ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं लगा कि ये मुनाफे का सौदा है, अगर मैं कहूँ तो। एक तो क्या आप सोच के यहाँ पर आए हैं, और अब आप जैसे बिजनेस धीरे धीरे समझ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस में सरकार को क्या करना चाहिए? आपको क्या उम्मीद है बजट से? थैंक यू हर्षा मैम। मैं 1 साल पहले आई थी वापस अपने बिज़नेस में, एंड मेरा मानना ये है कि अगर इतनी बड़ी लेगेसी चलती आ रही है जो हमारे बड़ों ने सब ने इस्टेब्लिश किया, तो मैं उसमें क्यों नहीं आऊँ? पहला क्वेश्चन ही वो था। और दूसरा, जब से मैं आई, एक्सपोर्ट वाला जो हम लोग का चलता है वो अलग यूनिट, बट डोमेस्टिक जो हमने देखना चालू किया उसमें मुझे लगा कि जो GST का ब्रैकेट है अभी 5 to 12% का है, अगर उसमें ओवरऑल ही 5% पे कर दें तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही पैसे मिलने हैं। अगर 5% पे होगा तो कंज्यूमर्स जो ख़रीद पाएंगे वो ज़्यादा ख़रीद पाएंगे, तो मोर ज़्यादा मिल रहा है, परचेजिंग पावर आ जाएगी उनके बीच में। और दूसरा, जो रेपो रेट थी 2022 में 4% की थी, जो आज 6.5% की हो गई है। अगेन वो परचेजिंग पावर से ही रिलेट करता है। तो पावर कंज्यूमर्स के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि वो ही अगर नहीं खरीदेंगे तो GST भी गवर्नमेंट को कौन ही देगा। तो जी जी, बहुत सही सजेशन आपने दिया। आप बात करें कि किस तरह से टैक्स नेट को बढ़ाया जा सकता है, तो एक्चुअली आपका कहना है कि गवर्नमेंट का कलेक्शन उसमें बढ़ेगा, इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। हमारे साथ 2 और महिलाएं हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड में काम कर रही हैं और खुद ही सशक्त तो है ही, लेकिन काफ़ी लोगों को सशक्त भी कर रही है अपने साथ साथ। जो एक आराइश का काम है, जो एक डाइंग क्राफ्ट है, जो जयपुर की विरासत है, उसको बचाने में प्रियंवदा और शिवानी दोनों जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसमें जैसे हमने चर्चा की, उसमें जो क्राफ्ट्समैन है और जो लेबर है वो स्किल नहीं है और वो स्किल पास ऑन नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, आपने जो ये उद्योग पकड़ा है और एक तरह से बहुत नीश है, बहुत ही अलग किस्म का है, इस उद्योग में आप क्या चाहते हैं कि बजट में कुछ इसके लिए, इस तरह के, इस आपके टाइप के जो उद्योग है उसको क्या प्रावधान मिलना चाहिए? तो क्राफ्ट सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारी बहुत यूनिक मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत सारे स्किल्स हैं जो अब ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि उनका चलन नहीं है। तो हमें प्रोडक्ट इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है, रिसर्च की बहुत ज़रूरत है, और फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमें स्कीम्स बनाने पड़ेंगे जहाँ हम लोगों को ट्रेन कर सकें, हम मास्टर क्राफ्ट्समैन को आइडेंटिफाई कर सकें, और फिर हम इनिशिएटिव्स बनाएं ताकि उन्हें लगे कि हमारा एक लाइवलीहुड चल सकता है इससे। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें मैंने आपसे जब चर्चा की थी, आपने ये भी कहा था कि आप चाहते हैं कि महिलाओं को भी आप ट्रेन करें, जैसे मिनिएचर पेंटिंग में, और आपने देखा कि ये समाज की मांग है। जो मिनिएचर पेंटर्स के साथ आप काम करते हो वो ही कह रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को ट्रेन करना चाहते हैं। जी, तो हम सिरेमिक्स में काम करते हैं, तो जहाँ हम ट्रेडिशनल पॉटरी में काम करते हैं और मिनिएचर पेंटिंग में काम करते हैं, दोनों को साथ में लाते हैं। तो ट्रेडिशनली मिनिएचर पेंटिंग केवल मेन को लिमिटेड था, तो अब उनकी बेटियाँ सीखना चाह रही हैं। तो हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरुआत की है जहाँ पे हम उनको ड्राइंग सिखाते हैं, पेंटिंग सिखाते हैं, और धीरे धीरे 6 महीने में वो बहुत स्किल्ड हो जाती हैं और बहुत प्रोफिशेंट हो जाती हैं। और शिवानी, आपको क्या लगता है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या सरकार को बड़े लेवल पे कोई क्राफ्ट फेयर तैयार करे या क्राफ्ट का कोई कन्वेंशन हो जिसमें लोगों को स्किल किया जाए? क्योंकि जैसे सब लोग कह रहे हैं, सब लोग ज़्यादातर बिजनेस से भी है कि स्किल्ड जो होता है ना, स्किल लेबर फोर्स की बहुत ज़रूरत है। जो हमारा काम है ये आराइश का, ये बहुत कम लोग करते हैं आजकल, और हम चाहते हैं कि अब और भी ज़्यादा लोग करें, और बहुत ही अच्छी बात होगी अगर फीमेल भी इस काम में लग जाए। हमारे यहाँ अभी तो सिर्फ आदमी लोग काम कर रहे हैं। कैसा है इसका मार्केट, कैसा है? आपको लगता है कि डिमांड फॉर योर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स? जो हमने अभी चालू किया है वो और किसी ने कभी ये किया नहीं कि आराइश के जो वॉल प्लास्टर है उसके प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं आराइश के, और हम अब देख रहे हैं कि कैसे लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। और
मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि अब लोग इंडिया को देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि इंडिया में क्या क्या यूनिक चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि हमारी इतनी पुरानी क्राफ्ट लेगेसी है। तो इंडिया पे बहुत इंटरेस्ट है, तो सरप्राइजिंगली हमारा रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है इंडियन मार्केट से और ग्लोबल मार्केट से भी, क्योंकि इंडियंस भी अब अपने घरों को बहुत सुंदर रखना चाह रहे हैं और अपनी ट्रेडिशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो डिमांड काफ़ी। जी बिल्कुल, इसलिए हम जयपुर में यही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जयपुर जो है मध्यकालीन भारत का पहला सुनियोजित शहर था और ये जो शहर ये हस्तकला के लिए बसाया गया था और आज भी हम देखते हैं कि वो जो इसकी विरासत है इन महिलाओं ने एक तरह से उसे जिंदा रखा है, क्योंकि कई ना या तो ब्लॉक प्रिंटिंग है या पेपर मैशे का काम है या जैसे वो आराइश के बारे में बोल रही थी, सब जो महिलाएं आज हमारे साथ बात कर रही हैं वो इस उद्योग से जुड़ी हुई है, लेकिन वो सिर्फ उद्योग और व्यवसाय ही नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं इस विरासत को बचा भी रही है। मेरे साथ सपना भी है। सपना, आप इस एक्सपोर्ट यूनिट से जुड़ गई हैं, तो सिर्फ एक मंच जो रतन टेक्सटाइल ने दिया है, सिर्फ यहाँ पर डोमेस्टिक कंज्यूमर ही नहीं है, आपने इसको विदेश तक भेजने का काम किया है। जयपुर की रज़ाइयाँ हैं, टेबल क्लॉथ्स है, आप बड़े बड़े जो वेल नोन फ्लैगशिप स्टोर्स हैं उनको आप लोग सप्लाई करते हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार से कि इस तरह का जो उद्योग है उसको एक्सपोर्ट में कैसे हेल्प हो? एक्सपोर्ट में जो हमारी मेन प्रॉब्लम आती है वो प्राइस फैक्टर है, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक जो प्राइजेज़ होती हैं एक्सपोर्ट की प्राइजेज़ दैट इज़ मोर ज़्यादा महंगी हैं हमारी पड़ोसी देशों से, क्योंकि हमारे जो बेसिक हम यान या फैब्रिक ख़रीदते हैं डोमेस्टिकली उनके प्राइजेज़ ज़्यादा हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको रिबेट मिलता है उसमें 5%, तो हमारी बेसिक कॉस्टिंग काफ़ी ऊपर आती है। तो जो ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं वो हमारे आसपास के कंट्रीज़ पे जाते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिया, जैसे बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, उनके पास बाहर के लोग US से यूरोपियन कंट्रीज़ उनके ऑर्डर्स उनके पास ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उनके बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम है। तो लेबर हमारे यहाँ डिफ़िकल्ट है, लेबर लॉज और जो आपके कंप्लाइंसेस मुश्किल हैं, कॉस्ट फैक्टर यान जो फैब्रिक्स हैं दैट शुड बी लिटिल चीपर टू द मेन इंडियन एक्सपोर्टर्स। एब्सोल्युटली, जो आप कही है, इट्स इंटरेस्टिंग कि इतनी बड़ी आबादी है हमारी, सब जनसंख्या में हम सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन लेबर का यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। रश्मि जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस पे, क्योंकि आप भी इस एक्सपोर्ट बिजनेस में और बिजनेस में जुड़ी हुई हैं। जैसे उन्होंने बताया कि बांग्लादेश पड़ोसी राज्य है, छोटा सा देश है, हमारे से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई अमेरिका से आता है तो वो वहाँ जाके उसको ऑर्डर दे देगा, ना कि यहाँ दे। और तो क्या आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी जनसंख्या है तो कहीं ना कहीं स्किल करना ज़रूरी है, लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है? हाय हर्षा, मुझे ऐसा लगता है कि स्किल जो है उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा अगर सरकार काम करे, तो जैसा कि आपने कहा कि भाई जयपुर जो हमारा जगह है वो पूरा का पूरा इस उद्योग के लिए फेमस है, स्पेशली ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आधी महिलाएं इस प्रोफेशन में कोई है ही नहीं। अगर मैं देखती हूँ, आज मैं ब्लॉक प्रिंटर्स के साथ बहुत क्लोजली काम करती हूँ, चाहे मैं स्टिचिंग यूनिट में काम कर रही हूँ, चाहे मैं प्रिंटिंग यूनिट में काम कर रही हूँ, मुझे कोई महिलाएं नज़र ही नहीं आती हैं। अगर हम शुरू से बच्चों को, जब वो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरीके के कोई वर्कशॉप्स रन करे, सरकार कुछ इस तरीके का कुछ प्रोवाइड करे कि बच्चों अवेयर हो जाएं कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, तो उनके पास में कोई भी एक स्कोप रहेगा चूज़ करने के लिए कि वो किस तरीके का प्रोफेशन को आगे ले जा सकते हैं। इतना कुछ है क्राफ्ट बेस में करने के लिए, जो कि घर से भी किया जा सकता है, कहीं फैक्ट्रियों से भी किया जा सकता है, पर क्योंकि उनके पास में ज़रा भी अवेयरनेस नहीं है तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन्हें क्या करना है, और ले दे के वो अपनी चौला चूकों में लग करके अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। अगर सरकार इन सब चीज़ों के बारे में प्रमोट करें, कुछ ऐसे लोन्स वगैरह की थोड़ी सी अगर लड़कियों को और महिलाओं को खास करके लोन्स प्रोवाइड करें, तो शायद बहुत सारा एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा, जो कि सरकार को ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट से आज हमारे कंट्री के अंदर दूसरे देशों का पैसा आएगा। तो अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो अगर हम 50% पे सोचेंगे, तब जा कर के हम अब एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। लास्ट वर्ड फ्रॉम यू अपना, जस्ट टू सम अप व्हाट एवरीबडी हैज सेड। जो उन्होंने कहा कि लिंक इट विद बैंकिंग, जो पगार है हाथ में मत दीजिए, बैंक में दीजिए। उन्होंने स्किल की बात करी, उन्होंने कहा स्कूल से ही हमें सिखाइए। देव टॉक्ड अबाउट डाइंग क्राफ्ट ट्रेडिशन, और हमने देखा है कि
जयपुर में जो महिलाएं हैं उन्होंने कितना अच्छे तरीके से अपना व्यवसाय और उद्योग बनाया है, और वो भी ऐसी कला को लेकर जो हमें जयपुर में एक विरासत के तौर पर मिली है। तो फाइनल कमेंट मैं बस आपसे लेना चाहूँगी, महिलाएं क्या चाहती हैं बजट से? थैंक यू वेरी मच हर्षा जी। महिलाएं बहुत कुछ चाहती हैं बजट से, और जैसे कि आपने सही कहा, आधी आबादी है महिलाएं, और महिलाएं जब सशक्त होती हैं तो पूरा परिवार सशक्त होता है, पूरी कम्युनिटी सशक्त होती है, देश सशक्त होता है। तो जहाँ तक सशक्तिकरण की बात है और जहाँ तक महिलाओं को वर्कफोर्स में लाने की बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर उनके होने से वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। एक तो देखिए, महिलाएं बाहर निकलकर काम करना चाहती है, हर महिला के अंदर एक चाह है काम करने की, परंतु उसको ये नहीं पता कि अगर वो बाहर कदम रखेगी तो वो कितनी ज़्यादा सेफ और सिक्योर होगी। अगर वो बाहर कदम रखेगी तो एक बेसिक चीज़ जैसे कि एक बाथरूम उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक ऐसी चीज़ कि उसको एक फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये सब जो चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटी हो जाए, हेल्थ एंड सैनिटेशन हो जाए, या फिर उसको ये पता चले कि ये मेरा राइट है, ये मेरे को काम करना है, और ये मैं एक बैंक लोन अप्लाई कर सकती हूँ, और ये लोन सिर्फ महिलाओं के लिए है। देखिए हर्षा, बहुत ही आपको आश्चर्य होगा कि एक संडे कॉलम लिखती हूँ और उसमें स्टार्टअप्स के ऊपर लिखती हूँ, और 10 में से 8 चिट्ठियाँ जो आती हैं उसमें एक ही सवाल होता है कि हमें पैसा कैसे प्राप्त हो। देखिए, पैसा सरकार ने प्राप्त आपको दिया है, चाहे वो स्टार्टअप स्कीम हो, परंतु हमें ये नहीं पता हर्षा, औरतों को ये नहीं पता कि क्या ये स्कीम मेरे लिए है कि नहीं। तो जो एक कम्युनिकेशन गैप है, एक बैरियर है, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक कि बजट से उम्मीदें हैं, एक ऐसा टैक्स स्लैब हो जो महिलाएं अपने बच्चों के या बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखती हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल टैक्स स्लैब रेट होना चाहिए। जो महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, उनको जो ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं उसके लिए उनको एक नो हाउ जो है वो होना चाहिए। जो महिलाएं स्कीम्स लेना चाहती हैं, मुद्रा स्कीम के अंतर्गत इंटरिम बजट में 30 करोड़ ऑलरेडी वितरित किया जा चुका है, परंतु वो जो महिलाएं हैं जिनको स्कीम चाहिए, जो फाइनेंस चाहिए, उनको छोटे छोटे फाइनेंस, देखिए ज़रूरी नहीं एक बड़ा फाइनेंस ही, पर वो कैसे एक्सेस कर पाए, बड़ा लोन ही हो, छोटा लोन भी अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बोला, एक ऐसा कार्ड जो मिडिल क्लास के लिए हो। देखिए, व्यवसाय हमेशा बड़ों से नहीं, ऑल्सो जैसे कि राजस्थान सरकार ने 1 क्राफ्ट 1 डिस्ट्रिक्ट करा है, इसी के तर्ज पर 1 क्राफ्ट 1 स्टेट। देखिए, क्राफ्ट एक बहुत बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है। आपको मालूम है, अभी बेसिक सर्वे हुआ था, जो राजस्थान का एक होटल है, जयपुर का एक होटल है, वो वर्ल्ड नंबर 1 होटल डिक्लेयर हुआ है। इसका मतलब सारी आंखें भारत पर है, सारी आंखें इंडिया पर है, और सारी आंखें मैं कहना चाहूंगी महिलाओं पे है। जैसे इस बातचीत से साफ आया हुआ है कि महिलाएं ये रेवड़ियों का बजट नहीं चाहती हैं। महिला क्या चाहती है? महिला सशक्त होना चाहती है। तो यहीं पर ये बातचीत खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।